नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक और ज़बरदस्त हिंदी के मॉक टेस्ट को लेकर हम फिर से हाजिर हैं। आपके यूपीटीपीएससी, लेखपाल, यूपीएसआई, आगामी यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिंदी का मॉक टेस्ट है और डेली आप लोग को वीडियोज़ मिलेंगी इसी समय। पहला प्रश्न है, देखिए आप सभी के सामने है। रमा विद्यालय से घर जाती है। इसमें दोस्तों कारक बताना है और कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं रमा विद्यालय से घर जाती, यानी पर रमा और विद्यालय में यहाँ पर क्या और अलगाव हो रहा है। विद्यालय से घर को जा रही है, तो जहाँ कहीं भी अलगाव का भाव होता है दोस्तों, वहाँ पर हमेशा और हमेशा अपादान कारक होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, चूहा बिल से निकला, तो यहाँ पर ये अलगाव हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपादान कारक हो गया है। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल, इस वाक्य में कौन सा कारक है आपको बताना है। तो दोस्तों, जहाँ कहीं भी समय का बोध हो, ठीक है, समय का बोध हो, वहाँ पर हमेशा और हमेशा अधिकरण कारक होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अधिकरण का मतलब आप आधार से भी लगा सकते हैं, जहाँ पर में पर, ठीक है, लेकिन समय का बोध होगा तो वहाँ पर भी आप क्या लगाएंगे? अधिकरण कारक लगाएंगे। तीसरा प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, जो करेगा सो भरेगा। इसमें आप लोग को बताना है जो और ये सो रेखांकित शब्द हैं, ये किस प्रकार के हैं? क्या ये क्रिया विशेषण है, संकेतवाचक हैं, सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या गुणवाचक सर्वनाम? तो दोस्तों, जहाँ कहीं भी जो सो ये आपका आता है, ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? फटाफट यहाँ पर जवाब दीजिए। हिंदी के शब्दों का दोस्तों जो लिंग निर्धारण होता है वो हमेशा और हमेशा क्रिया के आधार पर होता है, ठीक है। पांचवा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है, कवि का स्त्रीलिंग होगा। तो दोस्तों, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? यहाँ पर 4 प्रकार की कवित्री लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर वाक्य शुद्धि से भी इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। और इसमें दोस्तों जो कवित्री शुद्ध है, ये आपका ये कवित्री शुद्ध होगा, ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग है। चलिए छठा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दोस्तों, लिंग की दृष्टि से दही देखें तो यहाँ पर क्या होगा? बहुत से छात्र यहाँ पर गलती कर जाते हैं, स्त्रीलिंग लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों लिंग की दृष्टि से दही क्या है? वो पुल्लिंग है, ठीक है। दही खट्टा होता है, होती नहीं है, दही खट्टा होता है। इस प्रकार से इसका वाक्य प्रयोग होता है और ये आपका पुल्लिंग होगा, ठीक है। और डेली आप लोग को वीडियोज़ मिलेगी, हिंदी की मिलेगी, जीएस की मिलेगी, मैथ की वीडियोज़ भी आप लोग को मिल रही है, रीजनिंग की भी वीडियोज़ आप लोग को जल्दी मिलेगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? दोस्तों फटाफट जवाब दीजिए, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सही जवाब है दोस्तों विदुषी। क्या होगा? विदुषी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? य र ल व व्यंजन किस प्रकार के हैं? सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर, जी हाँ बिल्कुल, अंतस्थ व्यंजन। य र ल व क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन इन्हें कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और ये सभी जितने प्रश्न करा रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सभी इंपॉर्टेंट है। हूबहू क्वेश्चन के साथ साथ सेम पैटर्न पे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी छात्रों को बता दूं कि मैं दोस्तों मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं और अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे एक ही फीस में यूपी स्टेट की सभी एग्ज़ाम की तैयारी यहां पर कर सकते हैं। और इसमें आप लोग को लाइव क्लासेस मिलती हैं, साथ ही साथ अगर आप क्लासेस छूट जाती हैं, कोई देख नहीं पाते हैं, तो रिकॉर्डेड रूप में भी आपकी हमेशा कितनी चाहे जितनी बार चाहें आप उसको देख सकते हैं, कोई भी यहाँ पर लिमिट नहीं है। और इसके बाद अगर हम दोस्तों यहाँ बात करते हैं तो सभी कक्षाओं के बाद आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है क्लास नोट से। और हर चौथे लेक्चर के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन पूरा का पूरा, एक आपका 1 घंटे का जो 1.5 घंटे की क्लासेस होती हैं, पूरा पूरा डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। आप वहाँ पर अपने एजुकेटर के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेरी भी क्लासेस आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर केवल और केवल 17 रुपये पर डे, अगर आप साल भर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो केवल 17 रुपये पर डे की कॉस्ट पर आप लोग को ये पूरी क्लासेस है यहाँ पर आपको मिलेंगी। ईएमआई का भी ऑप्शन है। और यहाँ पर बात करते हैं आप सब्सक्रिप्शन ले कैसे सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने से पहले यहाँ पर देखिए आप लोगों को कोर्सेज़ क्या क्या मिल रहे हैं। यूपी पीसीएस, यूपीएसआई, बीईओ, आरओ लेखपाल, अभी ये कोर्सेज चल रहे हैं और जिसके लिए केवल आप लोग को 1 टाइम पेमेंट करना है। एक ही फीस में आप इतने क्लासेस देख सकते हैं सबकी। और साथ ही साथ हर वेडनेसडे को आपके यूपी पीसीएस के आपके नए बैच स्टार्ट होते हैं, फाउंडेशन बैच स्टार्ट होते हैं।
सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर ये टॉप एजुकेटर है, इसके लिए आप लोग को जाना है, ऐप डाउनलोड करना है। मेरी प्रोफाइल का लिंक है नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर आप गेट सब्सक्रिप्शन करेंगे, यूपीपीएससी यूपीटीपीएससी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लान सेलेक्ट करेंगे। अगर आप 1 साल का प्लान लेते हैं तो आप लोगों को सस्ता ही पड़ेगा, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इसके बाद आप लोगों को फर्दर प्रोसीड कर देना है। दीपक लाइव रेफरल कोड है जिस पर 10% का आप लोग को डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। इसका यूज़ करके आप सारी क्लासेस घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो जो भी छात्र हैं यहाँ पर गंभीर है और अपनी पढ़ाई के प्रति हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइए। तो चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? च और छ। तो दोस्तों देखिए ये च और छ के अगर हम देखें तो ये कैसे हैं, कवर्ग, ठीक है, कवर्ग, चवर, टवर, तवर, पवर्ग जो स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये क्या है भाई, तालु है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये वाला दोस्तों आपका जो चवर्ग जितने भी होते हैं ये तालव्य व्यंजन होते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन देखिए, क्या ये शब्द समूह है, वर्ण समूह को, शब्द गणना को, व्यवस्थित वर्ण समूह को? दोस्तों वर्णमाला व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा ये 11वां है और इसमें देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, ठीक है, कौन सा घोष वर्ण है? घोष या सघोष इसको कह सकते हैं। और ये इसकी परिभाषा क्या होती है, जिन उच्चारण करने में व्यंजनों का स्वर तंत्रियों में नाद उत्पन्न हो, यानी झनक। तो अगर हम यहाँ पर देखें म कह रहे हैं तो यहाँ पर झनक आ रहा है और ये आपका क्या हो गया, घोष वर्ण हो गया। और दोस्तों घोष वर्ण हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा होता है भाई? 3, 4, 5। ये याद रखिए, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष होता है, पहला, दूसरा अघोष होता है। जिससे अगर हम यहाँ पर दोस्तों क वर्ग का बात करें, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, क, ख, ग, घ, अंग। तो ये पहला और दूसरा आपका क्या हो गया, अघोष हो गया। तीसरा, चौथा, पांचवा ये आपका क्या हो गया भैया, यहाँ पर आपका सघोष हो गया या घोष हो गया। तो स्वर तंत्रियों में नाद, तो दिए गए ऑप्शन में आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कौन सा अमानक वर्ण है? तो दोस्तों हिंदी की जो मानक वर्ण है जो प्रचलन में है और इनके अनुसार अगर देखें यहाँ पर जो हिंदी संस्थान के द्वारा जो अमानक माना गया है, तो आप ये देख सकते हैं ये वाला वर्ण यहाँ पर यूज नहीं, प्रयोग नहीं होता है। और ये भी भ लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है आपका अमानक वर्ण है, ठीक है, ये मानक वर्ण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, आयोगवाह कहा जाता है। तो दोस्तों आयोगवाह किसे कहेंगे? क्या वो विसर्ग है, महाप्राण है, संयुक्त व्यंजन है या अल्पप्राण? तो दोस्तों आयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 14वां प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आपको डेली यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार किसे कहेंगे दोस्तों? ऑप्शन देखिए आपके सामने है। तो यहाँ पर सही जवाब है स्वर के बाद के आने वाली नासिक ध्वनियाँ, ठीक है, स्वर के बाद आने वाली जो नासिक ध्वनियाँ होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? अनुस्वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, पक्का यहाँ से प्रश्न आएगा, ये नोट कर लीजिए। और प्राण से मतलब मैं बता दूं कि जो आपके मुख से वायु निकलती है, कम वायु निकले अल्प हो गई, ज़्यादा वायु निकले महा हो गई, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपसे महाप्राण पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जो महाप्राण है हर वर्ग का दूसरा और चौथा, ठीक है, महाप्राण होता है। जैसे मैं अगर यहाँ पर फिर से ये वाला क वर्ग लिखूँ, क, ख, ग, घ, अंग, तो हर वर्ग का क्या देख सकते हैं आप? दूसरा ये हो गया, ख हो गया, और चौथा ये हो गया, घ हो गया, ख, घ। लेकिन अगर यहीं पर अगर आप देखेंगे क, ग, ठीक है, अंग, तो ये आप कम हवा निकल, जैसे आपने बोला ख, घ, ये क्या हो गया? दूसरा, चौथा ये आपका हो गया महाप्राण हो गया। और 1, 3, 5 ध्यान रखेंगे, 1, 3, 5 का नियम अल्पप्राण ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1, 3, 5 अल्पप्राण होता है और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। आई थिंक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए का उच्चारण स्थान का नाम बताइए। ए का उच्चारण स्थान का नाम क्या है दोस्तों? दोस्तों ए का जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है
कंठ तालव्य। ध्यान रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है और डेली आप लोग हिंदी की प्रैक्टिस करिए। मेरे जितना भी इससे पहले प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, जितने मैंने आप लोगों को वीडियोस कराई हैं प्रैक्टिस में, मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग को हिंदी के मेरे वीडियो से मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? भाई यहाँ पर दोस्तों देखिए प्रश्न संख्या 17 है और श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की जो संख्या है वह है दोस्तों कुल इन्होंने 20 बताया है। ठीक है, कामता प्रसाद जी के अनुसार 20 है। अगला देखते हैं, 18वां प्रश्न है, अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग बताइए। अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग क्या होगा दोस्तों? सही जवाब है दोनों में क्या है दोस्तों? अधि है। क्या है भाई? अध्यस्त और अधिष्ठाता में अधि उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दुस्साहत शब्द का उपसर्ग चुनिए। तो उपसर्ग और प्रत्यय कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इससे भी प्रश्न आपके बनेंगे। उपसर्ग पहले लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं। तो दुस्साहस में देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला आपका क्या लगा हुआ है? ये आपका उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न संख्या ये आपका 20 है, 20 है। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है। तो दोस्तों दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, संकर शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 21 है, 21वां प्रश्न है, निम्नांकित में योग ऋण शब्द क्या है? दोस्तों इसमें योग ऋण आप लोग को बताना है और आपको मैं बता दूं रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के आपके क्या होते हैं? शब्द होते हैं, जिसमें रूढ़, यौगिक और योग ऋण। रूढ़ जिसका सार्थक खंड नहीं होता है वह होता है, जैसे नाक कान हो गया। यौगिक की बात करते हैं जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा अखबार वाला, दूध वाला। ठीक है, ये आपका हो गया। और वहीं पर जब अगर योग रूढ़ की दोस्तों बात आती है तो ये यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बताते हैं। जहाँ पर जैसे आप पंकज यहाँ पर देख रहे हैं तो पंकज का मतलब कीचड़ में खिलने वाला अर्थात कमल। तो जहाँ कहीं भी आप लोग को बहुव्रीहि समास का भाव निकल के आता है, जहाँ जिस प्रकार से बहुव्रीहि समास है, जैसे दशानन, 10 हैं सिर के जिसके अर्थात रावण, लंबोदर, तो इस प्रकार के शब्द दिखे तो यहाँ पर सीधे सीधे आप लोग योग रूढ़ लगा देंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, 22 देखते हैं, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? भाई फटाफट यहाँ पर जवाब दीजिए। सही जवाब है दोस्तों क्रिया। कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। 23 देखते हैं, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। ये बताइए किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों ये जो आपका वाक्य है यहाँ पर क्या होगा भाई? मिश्र वाक्य होगा। ध्यान रखेंगे, मिश्र वाक्य होगा। और दोस्तों मिश्र वाक्य की सबसे सीधी सरल पहचान है, अगर आपको वाक्य में तथापि, अगर, यदि, ठीक है, यद्यपि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, ये मिल जाएं तो वहाँ पर सीधे सीधे आप लोग मिश्र वाक्य लगा देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में पुनरुक्त द्विरुक्त शब्द कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पुनरुक्त या द्विरुक्त शब्द की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ साथ, ये क्या है आपका? पुनरुक्त या द्विरुक्त शब्द कहलाता है। ठीक है, धीरे धीरे, साथ साथ, इस प्रकार के अगर शब्द देखें तो पुनरुक्ता, पुनरावृत्ति आप देख सकते हैं कि का बार बार हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तब वह कौन सा उपवाक्य कहलाता है? तो दोस्तों ये आपका देखिए प्रश्न संख्या 25 है और यहाँ पर देखिए जब दोस्तों ऐसा होता है तब वह कहलाता है संज्ञा उपवाक्य। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, संज्ञा उपवाक्य हो गया। 26 की ओर बढ़ते हैं। 26 देखते हैं, व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई आपको बताना है। ठीक है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ण है, स्वर है, व्यंजन है, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई आपकी क्या हो जाएगी? वाक्य हो जाएगी। ठीक है, चलिए 27 की ओर बढ़ते हैं। मनोहर शब्द में संधि बताइए। भाई बहुत अच्छा प्रश्न है, मनोहर शब्द में संधि बताइए। तो दोस्तों मनोहर शब्द में विसर्ग संधि हो जाएगी और अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों तो ये मनः धन हर हो जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, मनः धन हर, मनोहर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 28 देखते हैं, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। पुनर्जन्म सही जवाब है दोस्तों पुनः धन जन्म। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आप देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको यहाँ पर कराएं, डेली आपको यहाँ पर प्रैक्टिस वीडियोस मिलेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 देखते हैं, ऐषणा का अर्थ बताइए। भाई ऐषणा का अर्थ क्या होता है? ऐषणा का अर्थ घृणा, अनिच्छा, अभिलाषा या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है दोस्तों अभिलाषा। ऐषणा का अर्थ क्या होगा? अभिलाषा होगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देते हैं। डेली आपको 30 बहुमूल प्रश्नों की हम प्रैक्टिस इसी समय कराते रहेंगे।
नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। नाक का बाल होना सही जवाब है दोस्तों, अकारण प्रिय होना। तो ये था दोस्तों आज का डेली हिंदी का मॉक टेस्ट। और आप लोग को क्वेश्चन वीडियोस डेली मिलती रहेंगी, साथ साथ जीएस का भी टेस्ट होगा आपको, मैथ की क्लासेस भी आप लोग को वीडियोस मिल रही है और रीजनिंग की भी जल्दी आप लोग को वीडियोस मिलेंगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ जाइए, वहाँ पर आप लोग को इसी PDF जल्दी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।